welcome to the special broadcast, viewers. As you know, here on Mirror Now, our constant focus has been Maharashtra, especially the city of Mumbai, and the way we've been tackling the cases here. The crumbling health infrastructure, the rising number of cases, the fear of a community spread, and the government policy implementation as well. Joining me right now on this special conversation is former Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis. Mr. Fadnavis, thank you for speaking with us. Let's begin with the current health infrastructure status of the state. There is a huge amount of concern that we may not have enough ICU beds, that we don't even have enough hospital beds to cater to the needs. There is a long wait in many hospitals despite several policy changes that the government has done. Where do you think, Mr. Fadnavis, we've gone wrong in preparing ourselves? देखिए, ICMR ने बहुत पहले राज्य सरकार को ये सूचित किया था कि देयर विल बी अ स्पाइक, एक स्पाइक आने वाला है और उसमें आपको कितने बेड्स लगेंगे, उसमें आपको कितने आईसीयू लगेंगे, उसमें आपको कितने वेंटिलेटर लगेंगे, ये सारी चीजें आईसीएमआर के माध्यम से बताई गई थी। उससे आगे भी आंकड़े तक हम नहीं पहुंचे। अभी का जो स्पाइक है वो स्पाइक शायद जो एस्टिमेट किया गया था उससे आधा भी नहीं है, लेकिन हमारा सारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिपल हो गया है। और मुझे लगता है कि 2 महीने में जो तैयारी हमने करनी चाहिए थी इस स्पाइक को ध्यान में रखते हुए, शायद हमने उसको बहुत अंडर एस्टिमेट किया और जो एडिशनल तैयारी करनी चाहिए वो हमने की नहीं। अभी देखिए, हम पिछले कितने दिनों से सुन रहे हैं कि नेस्को का शुरू हो जाएगा, फिर MMRDA ग्राउंड का शुरू हो जाएगा और डो का शुरू हो जाएगा, पर ये अभी तक शुरू नहीं हो पाया। अब आप इमेजिन कीजिए कि सारे मिलाकर 2-3 हजार बेड्स की हम बात कर रहे हैं और आज every single day Mumbai number is increasing by more than 1500. Yesterday it was 1750. So at the rate at which this number is increasing and the rate at which we are increasing our beds, we are increasing our ICU capacity, we are increasing our ventilators, we are increasing our life support system, there is a total mismatch. कहीं ना कहीं इसका मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 2 महीनों में बहुत अंडर एस्टिमेट हमने इसको किया है। इतना ही नहीं तो एक छोटी सी बात देखिए, yesterday I read a news in a newspaper कि एक चाइना टाइप in 90 days they wanted to build a hospital, but the tender notice was stalled because some minister put an objection and now for 60 days they could not even float a tender. अब अगर 90 days में हॉस्पिटल स्पाइक के लिए हमको तैयार करना है और we are not able to build float a tender or if the tender is stayed, तो ये सारी चीजें 6 महीने के बाद करके कोई फायदा नहीं है। ये स्पाइक के समय ही हमको ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा और मुंबई की परिस्थिति पैथेटिक है, बहुत डरावनी है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि लोग लगातार एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल चक्कर काटते रहते हैं, उनको जगह नहीं मिलती, कई लोग रास्ते पर मर जाते हैं। ये अवस्था है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको बहुत अंडर एस्टिमेट सरकार ने किया। ये इसको आप कैसे रीड करेंगे? इज दिस ए लीडरशिप क्राइसिस? इज देयर ए प्रॉब्लम विद द ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी? वीव सीन दैट हार्डली एनी ब्यूरोक्रेट्स हैव बीन आउट देयर टेकिंग चार्ज हैंड्स ऑन. इज इट बिकॉज विद इन द गवर्नमेंट देयर आर टू मेनी डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन वेरियस आर्म्स एंड वेरियस पार्टीज? Where are we going wrong, Mr. Fadnavis? जैसे आपने करेक्टली कहा, ICMR ने 1.5 lakh by May end का हमें एस्टिमेट दिया था. We are not even half. In fact, we're literally just 1/3 of those cases, and we are in such a bad situation. So, where have we gone wrong then? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आपने बिल्कुल सही इसको आका है। See, there is absolutely nothing like a cohesiveness in this government. कोई भी किसके साथ समन्वय करने को तैयार नहीं है। आज गवर्नमेंट में जो अधिकारी है उनमें वॉरिंग फैक्शंस हैं। देयर आर एब्सोल्यूट फैक्शंस अमंग्स्ट द ब्यूरोक्रेट्स। टॉप ब्यूरोक्रेट्स भी एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते, ये अवस्था है। और 3 पार्टियां 3 दिशा में जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एक पॉलिटिकल लीडरशिप होती है। किसी भी क्राइसिस में द पॉलिटिकल लीडरशिप हैज टू असर्ट, एक जो समन्वय की भूमिका होती है वो पॉलिटिकल लीडरशिप को करनी पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली वो समन्वय की भूमिका कहीं पर भी पॉलिटिकल लीडरशिप करते हुए नहीं दिखाई पड़ती, इसलिए कंप्लीट एवरीथिंग इज इन हैंड्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स. दे आर आल्सो नॉट प्रॉपरली गाइडेड, सो एवरी ब्यूरोक्रेट हैज हिज ओन प्रोटोकॉल. He feels that his protocol is absolutely right
एंड ही इज वेरी पुशी अबाउट हिज प्रोटोकॉल। तो इससे क्या हो रहा है कि न कोहेसिवनेस तैयार हो रहा है, न समन्वय तैयार हो रहा है, और इसके चलते पॉलिटिकल लीडरशिप का की जो असर्टिव भूमिका वो न होने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि वी आर इनटू टोटल मेस। The other aspect is, of course, the help that the states should give. Now, the center has announced a 20 lakh crore stimulus relief package for the country. Mr. Fadnavis, you have demanded a 50,000 crore package separately from the state. Where do you think this is needed? Do you feel that what the center is doing is not enough? देखिए, सारी चीजें सेंटर के परव्यू में नहीं आती। हमारे डेमोक्रेसी में, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में कुछ चीजें सेंटर के परव्यू में आते हैं, कुछ स्टेट के परव्यू में आती है। एंड देर आर सर्टन एरियाज विच आर एक्सक्लूसिवली विद द स्टेट, विच आर नॉट विद द सेंटर, विच आर नॉट पार्ट ऑफ सेंट्रल लिस्ट और नॉट पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसलिए एवरी स्टेट हैज टू एक्चुअली एड्रेस देयर ओन सब्जेक्ट। जैसे हमने देखा कर्नाटका ने किया, गुजरात ने किया, छत्तीसगढ़ ने भी एक पैकेज दिया, अलग अलग स्टेट ने ये पैकेज दिया है। और मैं हमेशा सरकार को ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अभी पैसे की चिंता मत कीजिए। ऑन ऑल फिस्कल इंडिकेटर्स बिफोर कोविड महाराष्ट्र वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट इन द एंटायर कंट्री। सारे फिस्कल इंडिकेटर्स हमारे बहुत अच्छे थे, और इसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि एडिशनल रिसोर्स जनरेशन महाराष्ट्र कर सकता है। और आप एक देखिए, नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अलाउड जीडीपी के 3% ऑफ द जीडीपी डेट हम लोग रेस कर सकते हैं। व्हाट इज दैट अमाउंट फॉर महाराष्ट्र? दैट इज 1,50,000 करोड़। 1,50,000 करोड़ रुपया महाराष्ट्र रेस कर सकता है। ऐसे समय आप देखिए, पहले दिन से आज तक महाराष्ट्र ने एक नया पैसा अपना खर्चा नहीं किया। देखिए, सारा का सारा रेशन केंद्र सरकार की ओर से आया, सारी योजनाएं केंद्र सरकार की ओर से आई, सारे के सारे रिलीफ पैकेजेस केंद्र सरकार की ओर से आए, माइग्रेंट लेबर को मदद केंद्र सरकार ने दी। तो सारी चीजें अगर केंद्र सरकार की ओर से आई है, तो महाराष्ट्र सरकार का भी अपना कोई दायित्व बनता है। मैं पूछना चाहता हूं कि समझ लीजिए, आज महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स है, टैक्सी ड्राइवर्स है, या छोटा काम करने वाले, मतलब हमारे बिल्कुल जो नाई का काम करने वाले हैं, जो दर्जी का काम करने वाले, जो धोबी का काम करने वाले हैं, ऐसे सारे लोगों की ओर देखेगा कौन? अभी अगर 3-3 महीने इनकी दुकानें नहीं खुलेगी तो ये लोग जिएंगे कैसे? तो इनका भी विचार करना पड़ेगा। अलग अलग स्टेट्स ने उनका विचार किया, महाराष्ट्र ने अभी तक उनका विचार नहीं किया। और जब मैं देखता हूँ उड़ीसा जैसा स्टेट, जो कोई सदर्न स्टेट नहीं कह सकते, ऐसे स्टेट में भी अगर वो अपना पैकेज तैयार कर सकते हैं, वो इंसेंटिव दे सकते हैं, तो व्हाई महाराष्ट्र इज लैगिंग बिहाइंड? महाराष्ट्र ने ऐसे समय आगे आकर अपने लोगों को मदद करने का विचार करना ही चाहिए। जी, मिस्टर फडणवीस, मेरी पिछले हफ्ते सुभाष देसाई जी से बात हुई थी, जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक डिसाइड किया है कि एक नया लेबर ब्यूरो स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे जो लोग जिनको काम चाहिए अभी उनको रजिस्टर करके जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज खुल रही है वहाँ उनको यूज़ किया जाएगा। क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम अब महाराष्ट्र की ये भी है कि जैसे माइग्रेंट्स वापस अपने प्रदेश जा रहे हैं, यहाँ पे लेबर फोर्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या आपको लगता है ये पॉलिसी, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो सन्स ऑफ सॉइल है, जो लोकल्स है, उनको हम इस समय एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, ये काफ़ी होगी इस इंडस्ट्री की नीड को फुलफिल करने के लिए? देखिए, मैं इसका जरूर स्वागत करूंगा कि अगर सन्स ऑफ सॉइल को काम मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में माइग्रेटरी लेबर्स का एक अपना वजूद रहा है, उनकी एक अपना प्रेजेंस रहा है, और हम सब जानते हैं कि माइग्रेटरी लेबर्स ने बड़े पैमाने पर यह सारा काम किया है। एक दिन में लेबर रिप्लेसमेंट कभी होता नहीं है। These are not jobs, white collar jobs where somebody lives and you open up a interview, walk-in interview business and you employ people. It's not like that. इस प्रकार से नहीं होता। महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र का जो कामगार है, महाराष्ट्र का जो लेबर है, उसकी एक अपनी काम करने की पद्धति है। महाराष्ट्र में थोड़ा पढ़ने लिखने का रेट ज्यादा है, महाराष्ट्र में अलग अलग सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट ज्यादा रही है, तो उसमें लोग एंगेज हुए हैं, इसलिए बाहर के लेबर को भी काम यहाँ पर मिला है। तो ये जो
बुकिश बात करते हैं कि अब ये लेबर चला गया तो हम महाराष्ट्र के लेबर को उसकी जगह अकोमोडेट कर देंगे। ये कहने के लिए तो बहुत अच्छा प्लान लगता है, लेकिन करने के लिए बहुत कठिन प्लान है। इसमें आसानी से रिप्लेसमेंट होता नहीं है। इसका असर महाराष्ट्र की इंडस्ट्री पर होगा ही। जी। क्योंकि हम माइग्रेंट्स की बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी स्टेट सेंटर कॉन्फ्रंटेशन चल रही है। आपने भी इसके बारे में वीडियो निकाला है और ट्वीट किया है। ऐसा नहीं लग रहा मिस्टर फडणवीस कि ये स्टेट और सेंटर की लड़ाई में लोगों को मुश्किल हो रही है, दिक्कत हो रही है? ना वो घर जा पा रहे हैं, ना यहाँ पे रह पा रहे हैं, पता नहीं कब जाएंगे, रोज़ हज़ारों में इकट्ठा हो जाते हैं, फिर ट्रेन्स कैंसिल हो जाती हैं। ये पॉलिसी मिसमैनेजमेंट का ब्लेम हम सिर्फ एक को दे, क्या ये सही है? देखिए, ब्लेम गेम तो होना ही नहीं चाहिए। ब्लेम गेम कल जब सीएम साहब ने शुरू किया और उनके सांसदों ने शुरू किया, उस समय इसका जवाब पीयूष गोयल जी ने दिया। इससे पहले पीयूष गोयल जी बोले नहीं। देखिए, महाराष्ट्र को 525 ट्रेनें, 525 ट्रेन वर गिवन टू महाराष्ट्र, और करीब 7,30,000 माइग्रेंट लेबर का ट्रांसपोर्टेशन महाराष्ट्र से अभी तक हुआ है। और रोज जितनी ट्रेनें मांगी जाती हैं उतनी ट्रेनें मिली है। और इतना ही नहीं है, जैसे पीयूष गोयल जी ने बताया कि चूंकि महाराष्ट्र सरकार का मिसमैनेजमेंट रहा, 65 ट्रेन वर अवेलेबल, बट उनको कैंसिल करना पड़ा क्योंकि उस समय लोग पहुंच नहीं पाए। तो एक तरफ लोगों को जाना है लेकिन हम मैनेज नहीं कर पाए, इसलिए लोग पहुंच नहीं पाए। दूसरा, कई ट्रेनें कैपेसिटी से 20%, 30% पर भी गई। तो मुझे लगता है कि ऐसे समय, देखिए, ये बड़ा एक संक्रमण का समय है। इस समय ब्लेम गेम की जगह अगर दोनों सरकारें मिलकर काम करती तो अच्छा होता। पीयूष गोयल जी ने रात को 1-1 बजे महाराष्ट्र में फोन कर करके यहाँ के प्रॉब्लम्स छुड़ाए। और ऐसे समय कल अचानक जो अपनी सारी विफलताएं, उन विफलताओं को छुपाने के लिए हर चीज का ठिकरा केंद्र सरकार के सिर पर फोड़ने का एक नई नीति यहाँ की ये 3 पार्टियों की सरकार ने शुरू की है। उसके तहत कल बिना कारण के रेलवे को ब्लेम किया गया, पीयूष गोयल जी को ब्लेम किया गया। तब जाकर उन्होंने उसका जवाब दिया और उन्होंने कहा, बताइए भाई कितनी चाहिए। अब देखिए, कल इन्होंने कहा हमने लिस्ट दे दी, आज 30 से ज्यादा ट्रेन ये मांग नहीं पाए। 30 ही ट्रेन आज मांगी है। तो ये जब 30 ट्रेन मांग रहे हैं आप, 30 ट्रेन आपको मिल रही है, तो ऐसे समय क्यों इस प्रकार की बात करते हैं? क्यों केंद्र सरकार के ऊपर ठिकरा फोड़ने का प्रयास करते हैं? देखिए, बहुत एक संक्रमण की अवस्था है, टर्ब्यूलेंट टाइम है। ऐसे समय हो सकता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों को भी ओवरबोर्ड जाकर काम करना पड़ रहा है, ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है, कुछ समन्वय का अभाव हो सकता है। लेकिन ऐसी चीजें बोली नहीं जाती, ऐसी चीजें समझी जाती है, उसको निपटा जाता है। लेकिन आप अगर अपने भाषणों में केंद्र सरकार को ब्लेम करना शुरू करेंगे तो इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। नहीं, लेकिन ये भी तो हुआ है कि पॉलिसी चेंजेस कितने सारे हो गए हैं। पहले उन्होंने कहा कि दोनों स्टेट्स आपस में म्यूचुअली डिसाइड करके ट्रेन्स का रिक्वेस्ट डालेंगे। फिर उन्होंने कहा सिर्फ सेंडिंग स्टेट डालेंगे बिकॉज रिसीविंग स्टेट्स अप्रूवल नहीं दे रहे थे। फिर ये हुआ कि नहीं, हम ही खुद संभालेंगे। फिर कुछ ट्रेनें जो महाराष्ट्र से निकली उत्तर प्रदेश के लिए, वो रीरूट हो गई, उड़ीसा से होते हुए चली जा रही हैं। तो कहीं तो ये बड़ा पॉलिसी कन्फ्यूजन भी तो हो रहा है। नहीं, देखिए, पॉलिसी कंफ्यूजन नहीं है। जब हम कोई नई चीज करते हैं तो नई चीज में आपको उस समय की परिस्थितियों के अनुसार ट्वीकिंग करना पड़ता है। सो दिस वाज ट्वीकिंग। उदाहरण के तौर पर पहले माइग्रेटरी लेबर को दोनों स्टेट अप्रूवल देंगे तभी वो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति आई, बंगाल ने कहा हम लेंगे ही नहीं, कई स्टेट्स ने कहा हम नहीं लेंगे। इससे परेशानी यह हो गई कि एक और माइग्रेटरी लेबर का प्रेशर तैयार था, ट्रेनें तैयार थी, वो लोग स्टेशनों पे आ रहे थे और सामने वाली स्टेट कहती थी हम इनको लेंगे नहीं। इसलिए फिर पॉलिसी ये चेंज हुई कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, आपको इनको लेना पड़ेगा, आप इनको रोक नहीं सकते। और इसलिए जो सामने वाला राज्य है उसकी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। केवल रेलवे ने ये कहा कि चूंकि हमको ट्रेन छोड़नी है तो हम ऐसे मतलब ट्रेन तो नहीं छोड़ सकते, तो आप कम से कम कहाँ भेजना है उसकी लिस्ट, और कितने लोग जाने वाले हैं, कौन लोग जाने वाले हैं, आपके पास उनका एनरोलमेंट है कि नहीं, इसकी लिस्ट हमको दीजिए। वो लिस्ट आने के बाद ट्रेन छोड़ी जाती है। और जहां तक उड़ीसा से भेजने का सवाल है, उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में रेलवे मिनिस्ट्री ने क्लियर किया कि जो एग्जिस्टिंग रूट है उस रूट पर कंजेशन हुआ है। क्योंकि देखिए, एक कुछ 3-4 ही स्टेट ऐसे हैं कि जिनकी ओर सबसे ज्यादा ट्रेनें जा रही थी। तो मतलब जो अनुमान है उससे ज्यादा ट्रेनें जाने से उस रूट के ऊपर कंजेशन हुआ। तो उन्होंने
दूसरा रूट लिया, उड़ीसा की तरफ से रूट लिया। अब ये ट्रेनें ऐसी तो नहीं है, ये तो पॉइंट टू पॉइंट ट्रेन है, इसमें तय होता है, ज्यादा से ज्यादा 3 स्टॉप इसमें होते हैं। और इसलिए अगर ये रूट कंजेस्टेड है तो ये रूट पर 18-18, 22-22 घंटे ट्रेनों को रोकने की जगह अल्टरनेट रूट ढूंढकर रेलवे ने उस अल्टरनेट रूट से वो ट्रेनों को भेजा। तो मुझे लगता है कि ये पॉलिसी चेंजेस नहीं है। जब हम कोई नई चीज करते हैं तो उसमें अनएंटिसिपेटेड तकलीफें आती है, उसको एंटिसिपेट करना पड़ता है। कई बार आने के बाद हमको पता चलता है कि भाई ये तकलीफ है, तो उसको दूर करने के लिए ट्विकिंग करनी पड़ती है, वैसे ट्विकिंग की जा रही है। जी जी, ओके, तो ये रेलवे की बात होगी। सिमिलरली मिस्टर फडणवीस, टुडे वाज डे 1 ऑफ डोमेस्टिक फ्लाइट्स बिगिनिंग. Till last night, for not just Maharashtra, half the country, we didn't know what the policy for different airports, what different states is going to be, whether it's upon arrival quarantine या कितनी flights जाएंगी. रात को बोला 25 flight अराइवल एंड डिपार्चर, बट लोगों को नहीं मालूम कि किसकी फ्लाइट होगी, कि कौन पहुंचेगा कौन नहीं. मुंबई में एक नई प्रॉब्लम है क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, लोग पहुंच नहीं पा रहे, जो लैंड कर चुके हैं वो घर नहीं जा पा रहे हैं. इसको कैसे हैंडल किया जाए? व्हाट डू यू थिंक नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड स्पेशली इन महाराष्ट्र वे पीपल आर अराइविंग एंड देयर इज नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि अभी महाराष्ट्र में हमने देखा, विशेषता मुंबई में, अब ट्रैफिक नहीं है, रोड्स खाली है, मतलब तुलना से कम है। ट्रैफिक तो है लेकिन तुलना से कम है। ऐसे समय अगर हमको फ्लाइट्स का शेड्यूल पता है तो मुझे लगता है कि उस शेड्यूल के हिसाब से हम लोग अभी बेस्ट की बसेस भी वहां पर रख सकते हैं, क्योंकि बेस्ट की बसेस तो चल नहीं रही, काफी बसेस खाली है। तो अगर हम बेस्ट की बसेस वहां पर रखें तो उसके माध्यम से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन लोगों का कर सकते हैं। एटलीस्ट टू अ सर्टन पॉइंट वी कैन टेक पीपल और उनको वहां पर ड्रॉप कर सकते हैं। और अभी तो नंबर चूंकि कंट्रोल में रखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि मैनेज करना ये आसान है। कहीं ना कहीं थोड़ा हम लोगों को ये समझ लेना पड़ेगा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स जब होते हैं तो हमको एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजंस लेने पड़ते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। अब मसलन देखिए, केंद्र सरकार ने राज्यों को ये कहा है कि थर्मल स्क्रीनिंग करके एसिम्टोमेटिक लोग ही वहां से जाने वाले हैं। तो जब एसिम्टोमेटिक लोग जाने वाले हैं, जिनका थर्मल स्क्रीनिंग हुआ है या जिनका ऑक्सीजन लेवल चेक किया हुआ है, तो उसके बाद राज्यों को अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार उसको तय करना है। अब अगर राज्यों ने वापस उतरने के बाद थर्मल स्क्रीनिंग किया और उसके बाद उनको अगर लगता है कि नहीं क्वारंटीन करने की आवश्यकता है, तो राज्य सरकार कह सकता है कि क्वारंटीन कीजिए। राज्य सरकार होम क्वारंटीन की बात कर सकता है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की बात कर सकता है, या राज्य सरकार को लगता है कि दोनों बार थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद या ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करने के बाद अब ये एसिम्टोमेटिक है और ये कैरियर नहीं लगते हैं, तो ऐसे समय उनको घर जाने की इजाजत भी दी जा सकती है। चूंकि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम है, तो ऐसे समय हमको बोल्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, मतलब ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने पड़ते हैं। और मुझे लगता है चूंकि आज ये शुरू हुआ है, मुझे लगता है 1-2 दिन ये सारी इसके प्रोटोकॉल्स जो नए सिरे से तैयार होते हैं, वो तैयार होने में समय लगेगा, फिर 2-3 दिन में ये थोड़ा सेटल भी होगा। Okay, Mr. Fadnavis, my last question to you. There was a protest that was organized on May 22nd by the BJP. You were a part of it. There has been, some criticism about pictures that have emerged showing children in that protest holding placards and without mask. Your response to that criticism? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो हमने प्रोटेस्ट किया था, ये सरकार को भगाने का प्रोटेस्ट नहीं था, ये सरकार को जगाने का प्रोटेस्ट था। और इसलिए हमने बहुत साफ शब्दों में ये कहा था कि लोग अपने घरों में अपने परिवार के साथ करें। ये कोई सरकार सड़क पे आकर करने का प्रोटेस्ट नहीं था। हमने कहा था इसमें परिवार शामिल हो, और करीब 11.25 लाख लोगों ने इसमें सहभागिता ली। अब ये जरूर हो सकता है कि कुछ जगह पर अति उत्साह के कारण किसी ने अपने परिवार के या आजू बाजू के बच्चों को कलेक्ट करके उसका प्रोटेस्ट किया हो, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। पर कहीं पर भी बच्चों को इसमें लाया जाए और बिना मास्क का किया जाए, ऐसा नहीं है। अपने घरों में ये प्रोटेस्ट किया है लोगों ने। अब किसी प्लेटफॉर्म में लोगों ने आजू बाजू के बच्चों को जमा करके अगर प्रोटेस्ट कर दिया तो नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा भी मतलब कहना है। पर ऐसा बच्चों को लेकर कोई प्रोटेस्ट करने का कारण नहीं था। All right, Mr. Devendra Fadnavis, thank you, and thank you for also, highlighting that, because I think people need to know that
children at this point should be, especially taken care of and not exposed to any kind of infection. I appreciate you taking the time out and speaking to us today. Devendra Fadnavis, thank you so much.